मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां, जरा साथ आ, जरा बात कर, जरा कुछ बता, जरा कुछ सुना। मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आज हम सुखन में मेरे जो मेहमान हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को अगर सिर्फ एक शब्द में बयान करना हो, सिर्फ एक शब्द में समेटना हो, तो वो शब्द होगा जादू। भोली सी सूरत, मीठी सी मुस्कान, आसान से बयान और इतने सरल इंसान की जो इनसे मिले मुरीद हो जाए। जिसको देखो दानिश का दीवाना है। क्या वो कोई जादू मंतर करता है? मैं बात कर रही हूँ जाने माने शायर मदन मोहन मिश्रा दानिश जी की। शुक्रिया। तानसेन की नगरी ग्वालियर में निवास करते हैं। दुनिया भर के न जाने कितने मुल्कों में मुशायरे के मंचों की शोभा बढ़ा चुके हैं। 2 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं, अगर और आसमां फुर्सत में है। इसके अलावा भी ये बहुत सा काम कर रहे हैं गजल के हवाले से, शायरी के हवाले से, जो हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए मिलते हैं मदन मोहन मिश्रा दानिश जी से और होते हैं थोड़ी देर के लिए उस जादू के हवाले। बहुत बहुत स्वागत है दानिश भाई आपका। शुक्रिया, नमस्कार, शुक्रिया, कैसे हैं शुक्रिया, आप? शुक्रिया, शुक्रिया। एकदम ठीक हूँ। आपका शुक्रिया, हम सुखन का शुक्रिया और हम सुखन मंच से जो जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने ज़िम्मेदारान हैं, उन सब का शुक्रिया। आज बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हो सके, आपने समय निकाला। आप ग्वालियर ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर हुए हैं और ग्वालियर में आप निवास करते हैं। ये इत्तेफाक की बात है क्योंकि मैं ग्वालियर में कुछ दिनों अनाउंसर थी, मेरे ख्याल से 87 88 की बात रही, लेकिन उस दौरान शायद आप वहां नहीं थे या ऐसा कुछ जी, रहा जी। होगा। जी, जी, मैंने लेट जॉइन किया रेडियो। ओह अच्छा अच्छा। क्या हाँ। ग्वालियर ही आपकी जन्म भूमि है या? नहीं प्रीता हाँ जी, सर। मैं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा पूर्वांचल का ज़िला है बलिया। जी अच्छा। हाँ, बड़ा जी जी। ऐतिहासिक भी है और बिल्कुल। तहज़ीबी भी ज़िला है, जी साहित्यिक ज़िला है। आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की वजह से हम लोग जाने जाते हैं थोड़ा बहुत जी कि जी। उस जगह वहां के। पे बहुत से साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जी, जी, साहित्यकार जी, वहाँ। जी, जी, उस जी, जी। काफी उपजाऊ मिट्टी है साहित्य के हिसाब से। बल्कि हाँ, मैं बलिया के बारे में, मेरे ख्याल से मंगल पांडे जी भी वहीं के थे। जी, जी, जयप्रकाश नारायण, हाँ मंगल तो पांडे, चंद्रशेखर वगैरह-वगैरह ये जी काफ़ी नाम है वहाँ से। जी। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो गाँव था, हमारे गाँव से सिर्फ़ 1.5-2 किलोमीटर आगे था। तो अच्छा। अ, वो वही इलाका है सब, वही मतलब ज़रख़ेज़ सरज़मी है हर तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल हर तरफ बिल्कुल। से। चाहे बिल्कुल। बेबाकी की हो, चाहे नरमी की हो, जी दोनों जी। ही तरह से बहुत खूबसूरत सरज़मी है। जी। गंगा भी है वहां, सरयू भी है वहां, तो बहुत जी, सुंदर। जी जी। आपका एक शेर है दानिश भाई, हम जी। अपने दुख को गाने लग गए हैं मगर इसमें जमाने लग गए हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये बलिया से शुरू होके कैसे आपका सफर चला और ये कब और कैसे शुरू हुआ कि आप लिखने की तरफ आपका रुझान हुआ, आप लिखने लगे, और कब आप दानिश हुए? दरअसल थोड़ा-सा अतीत में, माज़ी में जाना पड़ेगा इसके लिए। जी जो आप जानना चाहती हैं कि लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जी। अ, मुझे लगता है कि जो मेरा बलिया में मेरी पैदाइश थी और जो मेरा गाँव था, जी रामगढ़ छोटा-सा गाँव था और उम्र रही होगी 10-12 साल की हमारी। तो बचपन से ही दादाजी हमारे सुबह रोज़ एक गीता का श्लोक याद कराते थे, 4 बजे उठा देते थे वो और एक श्लोक याद कराते थे वाह। और उसका अर्थ भी बताते थे कि इसका जी मतलब ये हुआ।
जी। फिर शाम को 7 बजे या साढ़े 6 बजे धुंधलका होते ही ओसारा होता है ना, जो बाहर जी, घर के जी, जी, आंगन के बाहर ओसारा होता है, तो उसमें जी। चारपाई या चौकी जो भी चीज़ हुई, और उस पर एक लालटेन जला के और मानस का पाठ आधा घंटा पौना घंटा आप करिए सस्वर। और फिर वो उसके अर्थ भी बताते जाते थे, मानी भी। हुँ, हुँ, बीच में कुछ गांव वाले भी अगर आ गए तो वो भी बैठ के सुनते थे दो चार। हुँ। और आप जानती हैं कि गांव में रातें बहुत जल्दी होती हैं। जी, 7:30-8 बजे तो लोग सोने लगते हैं। सोने लग जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेमचंद जी की एक बड़ी दिल को छूने लेने वाली लाइन है कि गांव में अ, छोटा बच्चा और गांव की पगडंडी की आंखें शाम ढलते ही मुदने लगती हैं। क्या खूबसूरत बात है, वाह! तो वाह! ये मैं अब महसूस जी, करता हूँ कि शाम ढलते ही कैसे रात आ जाती थी, जी। यकबयक अचानक से, और शाम का कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता था। हुँ, तो बहरहाल ये था कि मानस का पाठ आधा घंटा पौना घंटा, और उस पर थोड़ी सी बातचीत। फिर दूसरे दिन जो उन्होंने याद कराया था गीता का श्लोक, तो वो जी, हमसे सुनते थे, उसका मतलब सुनते थे, और फिर एक जी, नया श्लोक याद कराते थे। तो यूँ जी। हुआ कि मुझे लगता है कि जो गीता का जो वर्ष था, मानस में जो अपार कविता के तत्व भरा पड़ा है, हुँ, हुँ, और हुँ। उसमें जो एक सांस्कृतिक बुनावट भी है, ऐतिहासिक, और अ, तुलसीदास जी की अपनी भक्ति परंपरा है ही, लेकिन उसमें ना एक सांस्कृतिक बुनावट है हमारे समाज की, तो वो कहीं जी। अंदर धीरे-धीरे उतरने लगी बचपन से ही। हुँ, हुँ। और इसी का शायद नतीजा हुआ कि मैं जब हाई स्कूल करने के लिए दुबे छपरा में गया, अ, शुरुआती तालीम तो मेरी गाँव में ही हुई, लेकिन वही 2 ढाई किलोमीटर की दूर एक गाँव है, 2 किलोमीटर, जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान है वो। वहीं एक जी। इंटर कॉलेज कहलाता था हमारे यहाँ। हुँ, हुँ। उसमें दाखिला हुआ तो हाई स्कूल मैंने वहीं से किया, तो उसकी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, निराला को, टैगोर को, गीतांजलि के पन्ने पलटने लगा था मैं उस समय लाइब्रेरी में बैठ के। जी। तो ये मुझे लगता है कि वहीं से कहीं ये कविता के जो तत्व है ना, धीरे-धीरे उतरने लगे थे, और तुकबंदी धीरे-धीरे होने लगी थी। हुँ, हुँ। तो यूँ सिलसिला था, और चूँकि गाँव का जीवन आप प्रीता जी जानती हैं वैसे ही अभाव से भरा हुआ होता है। हुँ, लेकिन हमारे साथ कुछ विशेष ऐसा संदर्भ रहा कि थोड़ा अभाव ज़्यादा ही मेहरबान था उस वक़्त। ओह! तो अब इसको यूँ समझ सकती हैं कि हमारे परिवार में मैं सबसे बड़ा पुरुष सदस्य था, जब मेरी उम्र शायद 12 या 13 साल की थी, या 14 साल की थी शायद। अच्छा। तो और कोई नहीं, तो यूँ अब उसके बाद जैसा जीवन हो सकता है, जिस तरह के संघर्ष हो सकते हैं, जैसा सामाजिक मनोविज्ञान, ये मनोवैज्ञानिक दबाव एक उस किशोर होते बच्चे के मन जी। पे पड़ रहे थे, तो सारी चीज़ें पड़ रही थी, सारी चीज़ें अपना काम भी कर रही थी। हुँ। तो अगर आप गौर से देखेंगी तो एक तरफ गीता है, रामायण है, और एक तरफ जो हमारा गाँव का जो एक वातावरण था, वो हुँ, बड़ा, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं ना, मिला-जुला, एक में एक दूसरे में एकदम रचा-बसा, बुना हुआ। हुँ, 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 जैसे तबीयत खराब हुई तो माँ कहेंगी कि जाओ मुस्तकीम चचा से पानी फुकवा के पी लो, हुँ, ठीक हो जाओगे। हुँ। या घर आने में देर हुई तो वो मान लेंगी कि शमसुद्दीन के यहाँ खाना खा लिया होगा। जी, तो जी, एक ये आपस में ऐसा गुथा हुआ बिल्कुल, समाज था। बिल्कुल। ये हर और जगह था, वो एक हाँ, दौर था जब ये हर जी, जगह ये बात थी। जी। बिल्कुल। तो वो उस वक़्त की परवरिश है, और उसमें किस्से कहानियाँ भी, रहीम कबीर भी, गाँव के बड़े भी सुनाते जी, हैं, कभी कहानी सुना रहे हैं, कभी कबीर का कोई दोहा सुना रहे हैं। तो एक जो ये माहौल था ना, उसने बहुत कुछ हमें, शायद मुझे लगता है कि अंदर से एनरिच जी। किया, और शायद उसी का नतीजा है कि थोड़ा बहुत कुछ कोशिश कर पाता हूँ, हो पाता है, और आप लोग पसंद कर लेते हैं। आपका ये सफ़र, ये ख़ैर आपने बताया कि आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी थी इतनी कम उम्र में, और ये तो ज़ाहिर है कि संघर्ष काफ़ी रहा होगा, और संघर्ष मांझता है इंसान को, और जो संघर्ष के जीवन से मंच के निखर के आते हैं,
वो जब लिख रहे होते हैं या वो उनकी जो रचनाएं होती हैं वो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। उसमें वो बात होती है कि वो सीधे छू लेती है। शायद वो इसलिए होता होगा कि वो इतनी पहले से उसकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत हो जाती है। उसी की शायद ये परिणति है ना, ये शेर, हम अपने दुख को गाने लग गाने गए लग गए हैं मगर इसमें जमाने लग गए मगर हैं। इसमें जमाने लग गए और हैं। उसको इस स्तर पर पहुंचने के लिए वाकई जमाने ही लग जाते हैं, तभी बहुत वो इतनी पुख्ता वो बात उसमें पैदा होती एक है। एक तपस्या है वो पूरी। बिल्कुल। हालाँकि इस संघर्ष में बहुत बिल्कुल। मेरे मामा जी ने मेरा बहुत साथ दिया और सहयोग दिया, हर तरह से, आर्थिक भी और जी। पारिवारिक भी। तो उनका तो अच्छा, एक मुझे सवाल ये आया कि आपने कहा बलिया से हैं, तो भोजपुरी भाषा का प्रभाव ज्यादा रहा होगा। तो कैसे वहां से हिंदी और फिर उर्दू और गजलों की तरफ कैसे आप गीत की तरफ नहीं गए, गजलों की तरफ आए? ये थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई। ये कैसे हुआ? ये आप सही कह रही हैं। मैं जी। जब 10वीं से निकल रहा तभी मैंने तुकबंदी करना शुरू कर दिया था। जी। और भोजपुरी के बारे में आप जानती हैं, आप तो बुंदेलखंड से हैं, बुंदेली जी। की जी। बोली भी बहुत प्रिय, बहुत मीठी बोली है। जी। उसी तरह से भोजपुरी के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत जी। मीठी बोली है, मतलब दिल को छूती है। जैसे पंजाब से निकला हुआ तुम और तू जब लखनऊ आता तो आप हो जाता है, लेकिन भोजपुर पहुँचते-पहुँचते वो रौरा हो जाता है। इसका कोई अच्छा। बदल नहीं मिलता। तो कई लोगों ने ये बताया, लिखा भी कि मतलब ऐसे-ऐसे लफ्ज़ हैं, जिसका बदल नहीं मिलता कोई। ये रौरा मैंने पहली बार सुना है। हाँ। जी। अ, जी। हाँ, वाह। रौला बैठी मतलब हाँ, आप बैठिए। आपसे भी आगे की एक स्टेज है। हाँ, हाँ। हाँ, जैसे हम कहेंगे आप बैठिए तो रौरा। जी। तो जी। जी। ये इस तरह की मैंने एक मिसाल दी इस, जी। और इतनी मिठास है उस ज़बान में शायद। और उसके बाद जो लाइब्रेरी ने हमें भाषा थोड़ी बहुत सिखाई, जी। जो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी थी, हाई स्कूल की लाइब्रेरी, तो उसमें मुझे उनकी डाँट पड़ती थी, कबीर की, तुलसी की, सूर की, और थोड़ी मतलब पुचकार भी मिलती थी, तो वहाँ से कुछ-कुछ सीखते रहे। और यूँ हुआ कि जब थोड़ी समझ बढ़ी और जब हम लिखने लगे, बाकायदा लोग पसंद करने लगे, तो मुझे हमेशा ये लगा कि कविता की ज़बान जो है, हमारी ज़बान हमारे समय की ज़बान होनी चाहिए, हमारे समय की जी। भाषा होनी चाहिए। जी। हम अगर कविता, हम मुख़ातिब हैं अगर हम अपने सुनने वाले से, जो हमारे आस-पास के लोग हैं, तो हमें भाषा भी वैसी रखनी पड़ेगी। और जी। भाषा में जब हम थोड़ा-सा करते हैं फ़र्क, तो वो बहुत ही फ़र्क होता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इल्म से शायरी नहीं होती, लेकिन इल्म का जो एक इत्र होता है, इल्म की बिल्कुल। जो खुशबू होती है, वो कहीं बिल्कुल। शायरी में मदद करती है आपकी। बिल्कुल। और यही खुशबू जब भाषा में उतरने लगती है, तो मुझे हुँ। लगता है कि वो आपका साथ देती है और सामने वाले के दिल को छूती है। बिल्कुल, आपने सही बात की। और मैं जब भी आपको पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और कहना चाहिए कि मुझ पर असर करती है, वो ये है कि भाषा इतनी सादा है। उसमें कोई वो क्लिष्टता नहीं है, कोई भारीपन नहीं है, कोई शब्दों का ये नहीं कि बड़े वज़नी शब्द वहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, वज़नी अल्फ़ाज़ लिए गए हैं। बहुत सादा शब्दों में और बहुत गहरी बात और कमाल की बात आप कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है। बहुत सारे शेर मैंने आपके देखे हैं, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है। मतलब बहुत से शब्द भी नहीं है, थोड़े से शब्दों में और कमाल की बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है। क्या है आगे? तब उसके जाकर बाद ही ही उसके उसके बाद बाद ही ही कुछ कुछ कर उसके बाद कारीगर। ही कुछ कारीगर करता है। क्या जी, कमाल की बात है। जी, जी। वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे ये कमाल के मेरे ख़्याल से डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने भी आपकी भाषा को लेकर कुछ कहा था कि ये इतनी सादा है हाँ, कि सादगी अब भी हैरान हो जाए, या ऐसा कुछ क्या उन्होंने, क्या आप बताएँगे ठीक से मुझे? वो दरअसल मेरी किताब पे, पहली किताब पे मैंने लिखा था, उसमें ये आखिरी जुमला था अच्छा, कि अच्छा। दानिश ने मुश्किल से मुश्किल बात को भी उस हद तक आसानी से कहा है कि मुश्किलें भी हैरत में पड़ जाएँ। वाह! तो निदा साहब ने बहुत लिखा इस पर, मेरे जी। भाषा के ऊपर। जी। ये वो भाषा है जो आपके एकांत में आपका साथ निभाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये हमेशा लगता रहा कि मतलब जिस भाषा में हम सपने देखते हैं, हुँ।
मुझे लगता है कि वो शायद हमारी भाषा है, होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। होनी जी। भी चाहिए। जी। कि जी। हम अगर सपने इस भाषा में नहीं देखते तो हम हमारी बात वो नहीं है। जी। अलवी साहब ने लिखा था कि मतलब दानिश के अल्फाज और मेरे अल्फाज में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। तो भाषा पे क्या सब बात। लोगों ने जो मुझे जी। आशीर्वाद दिया, जी। निजाम साहब ने भी कहीं लिखा था कि दानिश का शुमार हमारे उन शायरों में होता है जो आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाना जानते हैं। तो बिल्कुल। ये बड़ों का आशीर्वाद है। और थोड़ा अंदर से कुछ जो कहना जो ये है कि मतलब जब आप कबीर, सूर, तुलसी को पढ़ते हैं हम्म। तो आप ये महसूस करते हैं कि ये पूरे ज़माने में घर-घर में व्याप्त है। बिल्कुल। लेकिन की भाषा देखिए तो कहीं विद्वता है क्या? सच। कहीं नहीं दिखेंगी। जी। वही हमारी गली चौबारे घर आंगन की भाषा है। हम्म। हम्म। कहत कबीर सुनो भाई साधो, या कबीरा खड़ा बाजार में सबकी ये मांगे खैर, ना बिल्कुल। कहू से दोस्ती ना कहू से मैं। तो जी। यही भाषा मुझे लगता है कि मेरे साथ चल पड़ी थी शुरू से ही और अभी तक हम्म। साथ निभा रही है। हम्म। आप लोग पसंद करते हैं, बस यही बड़ी बात है। जी। क्योंकि गजल का सफर भी सदियों पुराना हो गया। अब तो जहां से वो शुरू हुई थी वहां से बहुत चीजें बदली हैं, उसका स्वभाव बदला है, स्वरूप भी बदला है, और बहुत नए प्रयोग गजल को लेकर भी हुए हैं। अ, कविताओं के साथ और गीतों के साथ भी वही था पहले के। आप देखें तो उसमें भाषा की क्लिष्टता भी होती थी बड़ी, लेकिन अब वो चीजें भी धीरे धीरे आसान भाषा में आती जा रही हैं। तो ये नए प्रयोगों का दौर है मुझे लगता है। सिर्फ लेखन में अंतर नहीं आया है आजकल। मुझे लगता है कि जो मंचों का स्वरूप था उसमें जो सुनने वाले हैं उनका जो मिजाज है उसमें सब में कहीं फर्क आ गया है, बहुत बड़ा फर्क। आप हिंदुस्तान में भी कई मंचों पर कई शहरों में पढ़ चुके हैं, आप विदेशों में भी पढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या अंतर आप महसूस करते हैं, एक तो देश में और विदेश में, और दूसरा ये भी मैं जानना चाहूंगी कि मंच पर क्या अंतर महसूस करते हैं और सुनने वालों में, यानी सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों ही। देखिए, चाहे वो कोई बुंदेलखंड का छतरपुर का मुशायरा हो जी। या न्यूयॉर्क का मुशायरा हो, जी। सुनने वाले एक जैसे होते हैं। इसको हम अगर इस तरह समझें प्रीता जी कि जी। अगर इंसानी जज्बे की बात करें तो वही है, जज्बे वही हैं पूरी दुनिया के इंसानों के। हम्म। सुख, दुख, प्यार, गुस्सा, नफरत, जी। ये सब इंसानी जज्बे जो वही हैं। जी। और जो कुछ आप सुना रहे हैं, अगर वो उसके दिल को छू जाए हम्म। तो वो पसंद करता, वाह-वाह कर उठता है। अब मसला यही है कि आप कह कैसे रहे हैं। उर्दू जी। शायरी में कहते हैं ना कि उर्दू शायरी में जो आप कह रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, हम्म। लेकिन उसे कैसे कह रहे हैं ये उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल तो ये सही। कैसे कहना, उसकी जो क्राफ्ट है जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है उर्दू शायरी में। जी। तो यही चीज़ मैंने महसूस किया है कि जो शेर हम छतरपुर में, ग्वालियर में या दतिया में या कहीं भी, इलाहाबाद, बनारस कहीं भी हम्म। सुना सकते हैं और वहाँ लोग पसंद आते हैं, जी। वही शेर हमारा न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन और बॉस्टन और ह्यूस्टन में पसंद किया जा सकता है। जी। कभी-कभी बहुत मामूली फ़र्क महसूस होता है कि जब बहुत एलीट महफ़िल हो, हम्म। पढ़ी-लिखी महफ़िल हो, तो उसमें हम्म। ज़रा-सा मामूली फ़र्क हो सकता है, लेकिन आम तौर पे बुनियादी रूप से अगर बात करें, तो पूरी जी। दुनिया के सुनने वाले एक जैसे हैं। जी। जी। सही सही। अच्छा, एक एक बड़ा सभी सभी रचनाकारों के साथ अमूमन ये होता है कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं और अपनी तरह की उनकी सोच होती है, और दुनिया के हिसाब किताब के साथ उनकी पटरी ज्यादा बैठती नहीं है। मैं जब आपको पढ़ रही थी आपके बहुत सारे शेर मैंने देखे कि दुनिया के उससे लिखे हुए आपने। मैं कुछ एक सुनाना चाहूंगी। इसी दुनिया में जी लगता था मेरा, इसी दुनिया से अब घबरा रहा हूँ। एक और शेर दुनिया के से है, ये कैसी दुनिया है दानिश, ये कैसी दुनिया है दानिश, चेहरा है किरदार नहीं है। और एक था कि आज उसी की दुनिया है दानिश साहब, जिसको हर सांचे में ढलना आता है। ये ऐसे आपके और भी बहुत से शेर थे। ये सारे इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे
अच्छी तरह पटरी नहीं बैठती है दुनिया से, कहीं कहीं कुछ असंतुष्टि का भाव है, और स्वाभाविक है, कहीं सिस्टम से शिकायत हो सकती है, कहीं किसी किस्म की भावनात्मक शिकायत दुनिया से हो सकती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे निपटी है दुनिया से, क्योंकि जो परेशानियां हैं वो तो है ही दुनिया की। तो कैसे अ, तालमेल बैठता इसमें है एक रचनाकार का, एक हाँ, भावुक हाँ, व्यक्ति का इस दुनिया के साथ, जो बिल्कुल थोड़ा-सा भावुक इसमें नहीं है? ऐड जी, 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 बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन इसमें जी, थोड़ा-सा ऐड करूँगा कि दुनिया से तो एक अनबन चलती ही रहती है, जी, लेकिन उसमें एक एडिशन ये है कि वो अपने आप से भी अनबन चलती रहती है। जी, वो जी, लड़ाई अपने आप से भी रहती है। खुद से भी जारी रहती, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, खुद से भी मतलब एक जी, मुसलसल जंग चलती रहती है। जी, शिकायतें खुदा से भी है। किसी को क्या बताएँ कैसा झगड़ा हमारे और खुदा के दरमियाँ है। वाह! तो वो अपनी वाह! जगह है। हाँ, बिल्कुल, बता-बता के अजीबो-गरीब काम अपने, खुदा की और परेशानियाँ बढ़ाऊँ नहीं। वाह! तो ये शिकायत अपनी जगह है। जी, जी। दुनिया से शिकायत उसकी सेंसिटिविटीज़ को लेकर है और मुझे हुँ, लगता है कि हर दौर के जो हुँ, राइटर्स हैं या जो भी हुँ, लोग हैं, हुँ, जो हसास हैं, थोड़ा-सा अंदर से ज़िंदगी को जीते हैं, महसूस करते हैं, उनको जी, जी, कहीं भी लगता है इसमें कमी तो कोताही तो वो महसूस करते हैं और उनको तकलीफ़ पहुँचती है। ये आज के दौर में जब हम अपने बचपन की बात कर रहे थे, जब हम खेत, खलिहान, तालाब, नदी किनारे की बात कर रहे थे, उसमें बदलाव आता है और धीरे-धीरे हम मटेरियलिस्टिक होते जाते हैं और हमारे आस-पास क्या हो रहा है, यही हमें नहीं पता। आप जी, तो जानती हैं कि गाँव में आस-पड़ोस में कोई नाम नहीं होता, सब रिश्ते-नाते में बुँधे होते थे। कोई फूआ जी, है, कोई बिल्कुल, चाचा है, बिल्कुल, कोई ताऊ है, कोई बिल्कुल। भैया है, हाँ, तो ऐसे ही होता था सब चीज़ें। बिल्कुल। लेकिन जब आप खुद भी महसूस करती हैं कि सेंसिटिविटीज़ में बहुत फ़र्क आया है। हुँ, हुँ, हमारी सेंसिटिविटीज़ दूसरी चीज़ों की तरफ बहुत बढ़ रही है, लेकिन इंसान इंसान से दूर हो रहा, मशीन के ज़्यादा नज़दीक आ रहा जी, और इंसान के दूर हो रहा। बल्कि आप अगर महसूस करें तो जैसे आप कहीं जा रही हैं, बाहर ट्रैवल कर रही हैं और एयरपोर्ट पे जाती हैं, तो जी, पहले आपका एक वहाँ इमिग्रेशन पे एक ऑफ़िसर बैठा होता था, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आपसे बात करता था। हुँ, तो वो भी कम कर दिया। वहाँ भी आपको कियोस्क पे जाना है, कंप्यूटर से बात करनी है, जी, तो वो कुछ सेकंड्स का हो गया। वो जो मुलाकात 3 मिनट की होती थी, 4 मिनट की हो गई, वो 30 सेकंड की हो गई है। तो इंसान का इंसान से संपर्क दिन-ब-दिन कटता जा रहा है। बिल्कुल, मशीनें काट रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। चाहे वो कुछ भी हो। तो ऐसी दुनिया में अगर आप शिकायत नहीं करेंगे, हुँ, ऐसी दुनिया से अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसी दुनिया से अगर आप अनबन नहीं रखेंगे, तो मुझे हुँ, लगता है कि वो बात बनेगी नहीं। सही। कलाकार कोई भी हो, किसी भी फ़ॉर्म का हो, चाहे वो डांसर हो, हुँ, सिंगर हो, हुँ, पेंटर हो, राइटर हो, कोई भी हो। जी, ये दुनिया में कहीं भी उसको लगता है कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए मुनासिब नहीं है, हुँ, तो उसका नाराज़ होना और उसका इज़हार करना मुझे ज़रूरी स्वाभाविक, लगता है, बिल्कुल, स्वाभाविक। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल जिस तरह से दुनिया होती जा रही है, लोग चाहते हैं दूसरे की टाँग कैसे खींच दिया जाए, उसको कैसे कहाँ से हटा दिया जाए, उसको कहाँ से कम कर दिया जाए। ऐसे दौर में जहाँ ये इस किस्म की भावनाएँ बढ़ती जा रही हैं, आपने न सिर्फ नए लोगों को आगे लाने की कोशिश की है, बल्कि शायरी को ज़िंदा रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल से 1 दशक से ऊपर इसको हो रहा है। इबारत नाम से आपने एक कार्यक्रम शुरू किया था, अच्छा खासा ब्रांड हो गया है, और बड़े-बड़े शायर चाहते हैं कि उनको इबारत का मंच मिले। मैं उस इबारत के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ आपसे कि कैसे आपने शुरू किया? क्या क्या है वो इबारत? इबारत बेशक एक ब्रांड तो है इन दिनों एक अदबी दुनिया में इसे लोग बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते जी, हैं। ये और पूरी दुनिया के अदबी हल्के की बात है, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं इबारत को लोग। अ, यहाँ एक विश्वविद्यालय है, आईटीएम विश्वविद्यालय, उनके जो चांसलर थे जी, हैं रमाशंकर सिंह जी, तो उन्होंने एक चैप्टर आरंभ किया था, बहुत कलात्मकता की और कला की वहाँ बहुत स्थान है उस कैंपस में, तो उन्होंने
इबारत को मतलब कॉन्सेप्ट करने के लिए कहा था, उसमें उर्दू भाषा के लिए उन्होंने मुझसे कहा था। तो उर्दू भाषा को लेकर किस तरह से एक गंभीर लेकिन बहुत सार्थक कार्यक्रम शुरू हो, जी। इसको सोचा था और उसका नाम यही तय किया था, इबारत। और इबारत में दुनिया के जितने नामवर जी। शायर हैं, उनको लगभग लगभग सभी को एक-एक करके आमंत्रित किया गया है इबारत में। और एक बहुत अहम मौज़ू पे किसी स्कॉलर की गुफ्तगू भी। इसके अलावा मतलब एक न एक कोई ऐसा शायर जो प्रॉमिसिंग हो और उभरता हुआ 10-15 साल का सफ़र करके ऐसा दस्तक दे रहा हो कि हाँ, मेरी आवाज़ भी सुनी जाए। तो जी। वो भी एक पोएट और दुनिया के दूसरे पोएट भी, बड़े पोएट। तो जी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ वो नए को सीखने और सीखने समझने को। को मौका मिलता है, और जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो सीज़न्ड राइटर्स हैं, वो ये महसूस कर पाते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली नस्ल है, हुँ। वो कहाँ तक पहुँची है, उसको हमें और कहाँ तक ग्रूम करना है। तो एक जी। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे लगता है ये काम है, कोशिश है, वो जी। मुसलसल हर साल हम करते हैं। जी, बहुत इसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए आपके लिए, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शानदार काम आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया। नए लिखने वालों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या उन्हें किस ओर ध्यान देना चाहिए? कैसा क्या करना चाहिए? बहुत से बच्चे हैं, नए बच्चे बहुत कमाल लिख रहे हैं, लेकिन हाँ। कुछ और भी हैं जो शायद कहीं थोड़ा-सा कमज़ोर हैं, तो क्या किस तरह वो अपने को कई निखार बच्चे सकते तो बहुत अच्छा लिखते हैं, हैं? इसमें जी, कोई दो राय नहीं। जो जी, आने वाली पीढ़ी है बहुत अच्छा, जी, बहुत उम्दा है और उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और जी, लगता है कि ये बाग बहुत सरसब्ज़ रहने वाला है, बहुत हरा-भरा रहने वाला है। जी, कोई मायूसी की ऐसी बात है नहीं। इतनी मैकेनाइज़्ड होती दुनिया में भी इतनी खूबसूरत क्रिएट करने वाले लोग हैं, तो मायूसी तो नहीं होती खैर, ये बात सही है। अब बिल्कुल, आप देखिए न्यूज़ीलैंड में बैठ के हम सुखन के ज़रिए कुछ न कुछ ऐसा कर रही हैं जो जी, इंसानी ज़िंदगी को रिलैक्स करता है बिल्कुल, और हमारे ज़हन को वो खुराक देता है कि जहाँ हम इंसान बनने की तरफ एक आध कदम बढ़ते हैं। बिल्कुल तो ये सही। बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और खुश होना चाहिए हमें। ज जो बच्चे नए बिल्कुल आ रहे हैं, वो उनकी तरफ ये ज़रूर मुझे लगता है ख़ास तौर से कि थोड़ी जल्दबाज़ी रहती है। हुँ, आर्ट कोई भी हो, आर्ट का कोई भी फ़ॉर्म हो, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो या पोएट्री हो, कोई भी हो, वो अपना पूरा वक़्त चाहता है, जी, पूरा वक़्त चाहता है। जब तक आप वक़्त नहीं देंगे, वो जो अधपका काम आता है ना, वो उसमें मज़ा आता नहीं है। दूसरी बात ज़बान की है। जी, ज़बान को लेकर बच्चे मैं देखता हूँ कई बार बहुत मुश्किल ज़बान में शायरी करते हैं हुँ, और फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो ये ज़रूर पूछते हैं कि सर ये इस तरह का असर कैसे आएगा? हुँ, तो सबसे पहली बात अपनी भाषा पर अगर ध्यान दें, हुँ, भाषा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे समय की भाषा क्यों नहीं हो सकती कविता के लिए? हम एकेडमीज़ में सुरक्षित रखने के लिए तो कविता नहीं लिख रहे हैं, हुँ, लाइब्रेरीज़ में सुरक्षित रहे, हम बिल्कुल, अपने समय के लिए लिख रहे हैं, अपने लोगों के लिए लिख रहे हैं कविता। हम जी, जिसके लिए लिख रहे हैं उस तक पहुँचनी चाहिए, पहुँचना उस चाहिए। तक पहुँचेगी तो उसकी भाषा में ही पहुँचेगी। जी, जी, तो एक तो ये बात, दूसरी बात कि बहुत मुश्किल बात कहने के लिए कोशिश करते हैं। हर नए हुँ, लिखने वाले की ये परेशानी होती है, शुरू-शुरू में मुश्किल चीज़ बिल्कुल, कहना चाहता हूँ और बड़ी फ़िलॉसफ़ी, बड़ा दर्शन वो जी, लाना चाहता है शायरी में। जी, अ, कविता में या कोई भी फ़ॉर्म हो, तो वो लाना चाहता है, ये परेशानी है। जी, इसको बिल्कुल, जितनी जल्दी अगर समझ लिया जाए ना हुँ, और जितनी जल्दी झटक दिया जाए, उतना अच्छा है, वरना ये सर पे सवार अगर हो गई ना ये, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर वो उम्र भर आपके साथ चलती है। तो सही, फ़िलॉसफ़ी आपके यहाँ आए लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह आए, हुँ, एक हवा की तरह, झोंके की तरह आए, एक बिल्कुल, बारिश के झोंके की तरह आए, जो आपको तर कर जाए, आपको मतलब खुश कर जाए, तबीयत आपकी हरी-भरी हो जाए। वाह! इस तरह से आनी चाहिए। किसी मतलब बहुत भारी भरकम बातें ओढ़े हुए ऐसा लगे कोई ज्ञान की बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं नहीं, है।
जी। मेरे दादाजी जो खुद भी बहुत जाने-माने कवि हैं, आप तो खैर परिचित हैं ही उनसे, बिंदी कोकिल श्री भैयालाल जी व्यास। जब जी, मैंने जी, लिखना बहुत शुरू किया था तो बहुत दादाजी अद्भुत। ने भी मुझे यही बात की थी कि बेहतर लिखने के लिए या अच्छा लिखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम भारी-भारी शब्द उठा के उसमें भर दो या फिर कोई ऐसा महान विषय ढूँढ के लाओ कि इस विषय पर लिखेंगे तो बस कहीं कमाल ही कर देंगे, वो नहीं, आप बहुत सादा-सी चीज़ को इस तरह सामने रख सकते हैं, इस तरह बात कर सकते हैं कि वो लगे कि भई ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गया। वो बहुत आसान, जितनी भी महान कृतियाँ हैं दुनिया की, वो बड़ी आसान चीज़ों से, रोज़मर्रा की चीज़ों से, घरेलू चीज़ों से या अपने दिल की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। वो कोई मोटे-मोटे, भारी-भरकम विषयों से जुड़ी हुई नहीं है। तो ये उन्होंने मुझे हमेशा से कहा था कि ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि विषय क्या चुन रहे हैं और शब्द क्या चुन रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही ये बात। अब और देखिए, जी, मैं अगर कहूँ आपको तो हमारे जितने घर-घर में व्याप्त कवि हैं, जी, मैंने बताया पहले आपको, चाहे वो सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, कबीर, जी, जी, अ, मीर भी हैं उसमें और भी के तमाम लोग ना। जी, अब मीर का एक शेर है कि शेर मेरे हैं सब ख़वास पसंद, जी। पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। आवाम से है, सही, सही। जब आप जी, अवाम से गुफ्तगू कर रहे तो हैं, आवाम की ज़ुबान में होनी तो चाहिए। आपको भाषा तो गौर करना पड़ेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो और दूसरी बात एक चीज़ और है, जो बिल्कुल नए लिखने वाले आते हैं, उनकी उनकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम एक जो मुझे महसूस होती है, जी। जो बिल्कुल नए लिखने वाले आ रहे हैं, उनको कागज़ पे लिख देते हैं और सोचते हैं कि हमने बात कह दी। हुँ, हुँ, लेकिन उसमें एक समस्या होती है, जब मैं उनसे कहता हूँ तो वो उनको समझ में आती है बात। हुँ, जो उनके दिल में है वो कागज़ पे नहीं आया होता है। हुँ, इसलिए पढ़ने वाले या सुनने वाले को वो बहुत असर नहीं करता। हुँ, हुँ, उनको लगता है कि यार मैंने तो बहुत अच्छा शेर कहा कह है या दिया, बहुत हाँ। अच्छी कविता कही है, हुँ, क्योंकि उनके दिल में वो बात है, तो जो लिखा हुए में भी उनको वही दिखाई दे रहा। हुँ, 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 तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई देखो, जी, आप जो बहुत अच्छे शेर की मिसाल जो है, तमाम चीज़ों से दी जाती है, उसके क्राफ्ट जो है, उसकी भाषा, शैली, शिल्प, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें। जी, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये है और बहुत सारे अच्छे शेरों को उठा कर देख लेना, हुँ, कि जो बात कही गई है शेर में, अगर उसी बात को गद्य में कहा जाए, प्रोज़ में कहा जाए, हुँ, तो लगभग वैसे ही कहा जाए। हुँ, उसमें कोई बहुत फ़र्क ना हो। हम अपने दुःख को गाने लग गए हैं। अब हम हुँ, इसको ऐसे तो नहीं कहेंगे गाने लग गए हैं हम अपने दुःख को, ये बहुत उल्टा हो जाएगा। हुँ, 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 सारे दरवाज़े एक जैसे हैं, हुँ, झुक के निकलो तो सर नहीं लगता। वाह! अब ये नज़्म साहब का शेर है। अब मीर कोई भी किसी का भी उठा लीजिए ना शेर, जी, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, हुँ, ये कहाँ से? धुआँ-सा कहाँ से उठता है। बिल्कुल। इन सारी बातों को अगर आप कहने बैठेंगे ना, जिसको कहना कहते हैं, हुँ, कि हाँ, हुँ, फन जो आप कह रहे हैं, ये भी तो कहना जी, ही है। जी, जी, तो कहने में कहने का अंदाज़ क्यों नहीं है? गुफ्तगू का अंदाज़ क्यों नहीं है? हुँ, हुँ, बिल्कुल। गज़ल में भी तो वही इस बात पे भी आपका ये एक शेर है, जी, धीरे-धीरे ठहर-ठहर कर आता है, धीरे-धीरे ठहर-ठहर कर आता है, कोई हुनर जीते जी मर कर आता है। तो वक़्त लगता है उस उतनी जान लगानी पॉलिशिंग के पड़ती है। लिए, उतनी बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल। असल बात आप कह रही थी ना, आसान ज़बान में शायरी बहुत दिल को जी, छूती है। जी। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई और है, हुँ, हुँ। आसान लिखना कठिन बहुत है। हुँ, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ दूसरी सच्चाई भी है कि कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हुँ, वो तो आपकी सारी शायरी प्रूव कर रही है कि नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, बल्कि तो अगर शुरुआत से ही गौर किया जाए ना, तो मुझे लगता है कि ये कतई मुश्किल नहीं है। और जो मशहूर हुए हमारे पोएट्स जी, पूरे अवाम में भी और अदब में भी, जी। तो उसको आप उठा के देख लेंगे तो उनकी भाषा वही है। दानिश जी, आपकी कुछ ग़ज़लें सुनना चाहूँगी और आप अपनी पसंद से सुनाएँगे, लेकिन मेरी एक फ़रमाइश है, वो आपको ज़रूर सुनानी है। जी, जो जी। मैंने शेर पहले आपका पढ़ा था, हम अपने दुःख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें ज़माने लग गए हैं। वो ग़ज़ल तो मैं आपसे सुनना ही चाहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो मैं पहले यही सुना देता हूँ जी, जी। और कितना वक़्त है मुझे ये बता दीजिएगा आप? 1 अ, डेढ़ बजे?
6-7 में आप सुनाए, कोई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं एक गजल ही सुनाता हूँ, एक आध कोई और सुना दूंगा। जी जी। सुने मतलब कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें ज़माने लग गए हैं। आहा, वाह। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें ज़माने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, किसी की किसी तरफ। की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। वाह वाह। ये बहुत आंसू मुस्कुराने लग गए हैं, कहानी रुख बदलना चाहती है। कहानी। कहानी अच्छा। रुख बदलना चाहती है, हम्म, नए किरदार आने आने लग लग गए गए हैं। हैं। वाह वाह वाह। नए किरदार आने लग गए हैं, नए किरदार आने लग गए हैं। ये हासिल है मेरी खामोशियों का, ये ये हासिल। हासिल है मेरी खामोशियों का, कि पत्थर आजमाने लग गए हैं। ओहो हो, क्या प्यारा शेर है, वाह वाह। ये हासिल है मेरी खामोशियों का, कि पत्थर आजमाने लग गए हैं, कि पत्थर आजमाने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, परिंदे आने जाने लग गए हैं। वाह वाह। परिंदे आने जाने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता रास्ता। बताने लग गए हैं। वही रास्ता बताने लग गए हैं। शराफत रंग दिखलाती है दानिश, कई दुश्मन ठिकाने लग गए हैं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जी। तो अगर दुश्मनी में भी हम शराफत बरत लें, हाँ, तो ठिकाने लग जाते तो हैं। दुश्मनी ठिकाने लग जाती है। जी जी। जी 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 जी। तो यूं है, मैं एक आध गजल और सुना देता हूँ आपको। हाँ, थोड़ा सा कुछ तरन्नुम में भी बाद में। तरन्नुम मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, मतलब मैंने सुना आपको कहीं हाँ कहीं तरन्नुम। यूट्यूब पे हो सकता कि होगा। चलिए बाहर खैर, जैसा आप चाहें। अभी जी कनाडा भी मैं गया था, तो वहां भी लोगों ने जी मतलब इसरार करके सुन ही लिया था। जी। एक आध शेर मैं सुना दूंगा। अच्छा चलिए, वो कोई बात नहीं। मैं अच्छा एक शेर सुना देता हूँ बस तरन्नुम में। ओके। दो शेर सुना देता हूँ चलिए। ठीक। दो शेर आपको तरन्नुम में सुना देता हूँ। जो आपने सुना होगा उससे डिफरेंट सुना देता हूँ। ठीक है। मैं खुद से किस कदर घबरा रहा हूँ, मैं खुद से किस कदर घबरा रहा हूँ, तुम्हारा नाम लेता जा वाह रहा हूँ, वाह। गुजरता ही नहीं वो एक लम्हा। ये शेर सुने प्रिया जी खास जी तौर से। जी। गुजरता ही नहीं वो एक लम्हा, इधर मैं हूँ कि पीता जा रहा बीता हूँ, जा वाह रहा वाह। हूँ, इधर बहुत मैं सुंदर। हूँ कि बहुत बीता सुंदर। जा रहा हूँ। ये नादानी नहीं तो क्या है दानिश, ये नादानी नहीं तो क्या है दानिश, समझना था जिसे समझा। समझा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, सुंदर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। एक आध कुछ और सुनाना चाहेंगे, एक आध कोई गजल। अब मैं सुना देता हूँ एक गजल। इधर की ताज़ा गजल है और इधर ज़बान पे चढ़ी हुई है, तो जी मैं वो सुना देता हूँ। सुने कि अ, किसी का हौसला होना था मुझको,
वाह, तो हर इसी रुत में हरा हरा होना, होना, तो वाह वाह वाह, क्या बात है। किसी का हौसला होना था मुझको, तो हर रुत तो में हर रुत हरा, में हरा होना था मुझको, बहुत सुंदर, कमाल, वाह। तो हर रुत में हरा होना था मुझको, बहुत इम्कान था लफ्जों में फिर भी, बहुत इम्कान था लफ्जों में फिर भी, खामोशी से अदा होना था आहा, मुझको, वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। खामोशी से अदा होना था मुझको, नहीं छोड़ा पुराने पन को अपने। नहीं देखिए छोड़ा, यही बात जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जी जी। वही बात है। हम्म, नहीं छोड़ा पुराने पन को अपने, इसी से फिर नया होना नया था होना था मुझको, मुझको, वाह। हाँ, इसी से फिर नया होना था मुझको, मेरी तस्वीर यूं तो हूबहू है, मेरी तस्वीर यूं तो हूबहू है, पर इससे कुछ जुदा होना था मुझको, वाह वाह, पर इससे कुछ जुदा होना था मुझको, पर इससे कुछ जुदा होना था मुझको। और ये शेर भी कि पर इससे कुछ जुदा होना था मुझको, भंवर से जिस तरह मैं लड़ रहा हूँ, भंवर से जिस तरह मैं लड़ रहा हूँ, किनारे पर लगा होना था मुझको, क्या बात है, वाह वाह, बहुत भंवर सुंदर। से जिस तरह मैं लड़ रहा हूँ, किनारे पर, किनारे पर लगा होना था मुझको, किसी दिन वो अचानक यूं मिलेगा, ये पहले से पता होना पता था होना मुझको, था मुझको, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पहले से पता होना था मुझको, किसी दिन वो अचानक यूं मिलेगा, ये पहले से पता होना था मुझको, किसी का हौसला होना था मुझको, तो हर रुत में हरा होना था मुझको। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मन नहीं भरता है इस तरह अगर बातचीत होती है तो, लेकिन समय की सीमाएं भी अपनी जगह होती हैं। मेरे ख्याल से हमें आपसे फिर मिलना होगा, फिर बातचीत करनी होगी। अनुमति लेने से पहले मैं आपका ही एक और शेर सुनाना चाहूंगी। कमी कैसी भी हो वो जिंदगी में रंग भरती है, हम्म, अगर सब कुछ ही मिल जाए तो फिर अरमान होगा क्या। लेकिन ये मैं चाहती हूँ, आपको सुनने वाले, देखने वाले सब चाहते हैं कि आपका कोई अरमान बाकी ना हो, आपको सब मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रीता जी, बहुत मिलकर अच्छा लगा, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम सुखन का बहुत शुक्रिया, और हम सुखन के साथ जितने साथी जुड़े हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम भी सभी को बहुत पसंद आएगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहें अगली कड़ी में, एक नए शायर के साथ। एक नई शायरा भी हो सकती है, उनके साथ हमारी मुलाकात होगी। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए। मेरे हम सुखन की ओर से नमस्कार।